जून 2025 धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? आपकी भी है अगर जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं 9 ग्रह जून 2025 में कौन से शुभ है और कौन से अशुभ हैं, और शुभ और अशुभ का बैलेंस बनाने के लिए, नेगेटिविटीज अशुभ ग्रहों की कम करने के लिए और पॉजिटिविटी शुभ ग्रह की करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ग्रह देखिए 2 तरीके से काम करते हैं। एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है, और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए, और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा, क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर लें, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो ये 4 स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए। किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है।
अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते, वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपको 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे, 1 तारीख से 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 से महीने के अंत तक मिथुन राशि में, और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहेंगे। यहां पे अगर आपके जन्म के भी ये ग्रह शुभ है, सूर्य ग्रह, और गोचर में भी शुभ है, इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो एक माणिक रत्न जरूर धारण करें इस कुंडली के अंदर। तो विशेष रूप से सिंह जो राशि है वो 9वें भाव में पड़ती है, सूर्य उसके स्वामी है, भाग्य का बहुत अच्छा सा विस्तार करेंगे। अगर हम बात करें यहां पर चंद्रमा ग्रह की, तो मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि धनु लगन के अंदर चंद्रमा जो है ये सभी भाव में केवल और केवल नेगेटिव ही होते हैं, ये पॉजिटिव नहीं होते। इसलिए आपको उसके उपाय करना बहुत जरूरी है, और उपायों में चंद्रमा के मंत्र जप करें, बड़ा शुभ रहेगा। चंद्रमा से संबंधित जो आर्टिकल्स होते हैं जैसे दूध, चावल, चीनी, सफेद कपड़ा, चांदी, कोई भी लिक्विड आइटम, ये आप गरीबों में बांटें। खासतौर से वृद्ध औरतों के अंदर अगर आप दे सकें उन्हें, किसी भिखारी को या किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को, तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं, ऐसा करना भी बहुत लाभदायी है। जब आप कच्चा दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ाएं तो वहां पे थोड़े सा मिष्ठान और कुछ साबुत दाने आप चावल के भी चढ़ाकर आएं, बड़ा शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। महामृत्युंजय के जप करें
और सफेद चीजों से स्वयं परहेज करें। सफेद चीजों को डोनेट करिए, स्वयं अपने बॉडी के ऊपर या अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा डोमिनेट ना करें। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह भी 2 राशियों में गोचर होते हुए आपको दिखेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि के अंदर और फिर उसके बाद सिंह राशि में महीने के आखिर तक। और ये दोनों ही गोचर मंगल के बेहद शुभ रहेंगे यहाँ पर। तो मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में भी अच्छे हैं, गोचर में भी अच्छे चल रहे हैं और उनकी स्वयं की आपके जीवन में कोई दशाएं चल रही हैं, तो एक मूंगा रत्न धारण करना भी यहाँ पर बहुत लाभकारी रहता है। मूंगा रत्न नहीं धारण करना चाहते और केवल उपाय करना चाहते हैं तो मंगल के मंत्र जप करें। हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन शाम को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं। रोज सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। लाल रंग का प्रयोग स्वयं ज्यादा करें। जब सोएं तो वहां पर एक लाल रंग की जो छोटा बल्ब होता है, जिसे हम नाइट बल्ब बोलते हैं, कुछ लोगों से 0 वॉट का बल्ब बोलते हैं, वो जलाकर भी आप सो सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। शहद का सेवन करें, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं, तो सूर्य और मंगल दोनों का बैलेंस बॉडी के एलिमेंट्स के अंदर भी होता है। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। और बुध ग्रह 3 राशियों में गोचर करते हुए दिखेंगे आपको। 1 तारीख से 6 तारीख तक वृषभ राशि में, 6 से 22 मिथुन राशि में और 22 से महीने के आखिर तक कर्क राशि में। और ये तीनों ही गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए प्योरली अशुभ रहेंगे। तो यहां पर बुध के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा जी की पूजा अर्चना करें, दुर्गा जी के चरणों में श्रृंगार का सामान जाकर चढ़ाएं, हरी चूड़ियां दुर्गा जी के चरणों में रख के आए। ऐसे में अगर आप कन्या पूजन कर सकते हैं बुधवार के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो संभव नहीं है तो जो छोटी बच्चियां हैं उनको कोई चीज अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट कर दें, उनके पांव छू के आशीर्वाद लें। ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। साबुत हरे मूंग की दाल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को और नहीं तो मंदिर में किसी धार्मिक स्थल पर आप जाकर दान कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां जाकर चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। इतना करने से बुध की नेगेटिविटी निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको कम होती हुई दिखाई देगी। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह गोचर पूरा महीना करेंगे मिथुन राशि के अंदर और उनका ये गोचर बेहद अशुभ रहेगा। लगन का स्वामी है, 7वें भाव में बैठे हैं और इस भाव में वो शुभ फल देने में सामर्थ्य नहीं रखते। ऐसे में बृहस्पति के उपाय करना बड़ा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि लगन का स्वामी अगर अशुभ है तो फिर बहुत सारी चीजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में बृहस्पति के मंत्र जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। पीले रंग की स्वयं वस्त्रों को ओढ़ने से आप बचें। पीले रंग की चीजों को खाने के लिए भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंगली ना यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डोमिनेटिंगली यूज करेंगे तो वो भी नुकसान दे सकता है आपको। पीली चने की दाल जो है वो धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जाकर दान दे के आए। ऐसे में अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, खासतौर से केले के पेड़ को गुरुवार के दिन जाके सींचें, वहां पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, थोड़े से चने की दाल रख कर आए और एक टुकड़ा हल्दी का रख कर आए। ऐसा करना भी बहुत शुभ है। केसर की खीर या फिर बेसन के लड्डू बनाकर आप देवी देवताओं के चरणों में जाकर चढ़ाकर आए, बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 राशियों में आपको गोचर करते हुए दिखाई देंगे। उनका मुख्य गोचर मेष राशि के अंदर रहेगा, जो कि 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक होगा और आखिरी के 2 दिन जो है वो गोचर करेंगे वो वृषभ राशि के अंदर। और ये दोनों ही गोचर शुक्र के अशुभ रहेंगे। तो यहां पर शुक्र के भी मंत्र जप करना बहुत जरूरी है। और यहां आपको चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी माँ के चरणों में खीर चढ़ाकर आए। डली वाली मिश्री की जो होती है डली, वो आप धागे वाली मिश्री बोलते हैं उसे, वो बाजार से खरीद कर लक्ष्मी माँ के चरणों में चढ़ाकर आए। आपको चाहिए कि मीठे दही में थोड़े से उबले हुए चावल और काले तिल मिक्स करके आप पक्षियों को खाने के लिए रखें। वहां पर एक बर्तन में पानी में अपना चेहरा देखें और फिर वो वाला पानी किसी पक्षियों के पीने वाले बर्तन में ट्रांसफर कर दें। ऐसा करने से भी शुक्र की जो नेगेटिविटीज है वो बहुत हद तक रिड्यूस होगी। शुक्र बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है,
जन्म का भी खराब है और उसकी दशाएं चल रही हैं, तो एक छोटा सा उपाय और बता देता हूं। एक पनीर के टुकड़े करके छोटे छोटे, ताकि पक्षी उसे चोंच में उठा सके, वो आप पक्षियों को खाने के लिए रख दें। ये करना भी बहुत शुभ रहता है। बात कर लेते हैं अब हम शनि ग्रह की। और शनि ग्रह कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरा महीना और ये पूरा साल उनका गोचर वहीं चलेगा, मीन राशि के अंदर। ये बहुत शुभ है। अगर शनि जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी दशाएं चल रही हैं, तो यहाँ पे नीलम रतन धारण कर सकते हैं। नहीं तो नीला और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें। संभव हो सके तो शनि मंदिर में जाकर शनिवार के दिन एक चौमुखा दीपक जलाएं, शनि देव के दर्शन करें, हाथ जोड़े, प्रार्थना करें, उनके चरणों में थोड़े से सरसों का तेल और काले उड़द छिड़क कर आए वहां पर। ये करना बहुत शुभ रहता है। राहु की बात कर लेते हैं। तो राहु का गोचर मई के आखिर में कंप्लीट हो गया है। पूरा जून अब वो आपको कुंभ राशि के अंदर तीसरे भाव में मिलेंगे और वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, राहु यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में पक्षियों को सतनाजा खाने के लिए डालना बहुत शुभ रहेगा और सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, राहु के बीज मंत्र करें या सिंपल मंत्र करें। और राहु की अगर महादशा चल रही है जीवन में और जन्म के भी वो शुभ हैं, या कोई भी और दशा चल रही है जैसे सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा, तो भी एक गोमेद रतन जरूर धारण किया जा सकता है। तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु धनु लगन के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स देता है। बात कर लेते हैं आखिर में हम केतु ग्रह की। और केतु ग्रह मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि इसने फल देने हैं जिसकी राशि में बैठता है उसके अनुसार, क्योंकि केतु के अपने कोई फल नहीं है। और केतु यहां बैठे हैं सूर्य के घर में, और सूर्य चूंकि पूरे महीने शुभ रहेंगे तो केतु भी यहां पर पूरे महीने शुभ रहेंगे। गणेश जी की आरती करें रोज सुबह उठ के, गणेश भगवान के मंत्र जप करें, केतु के मंत्र जप करें। संभव हो सके तो रात्रि के समय कुत्तों को ब्रेड और दूध मिक्स करके खाने के लिए डाल दें। इतना करना मात्र काफी रहेगा। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से देखा कि धनु लगन वाले व्यक्ति के लिए कौन सा ग्रह शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को फॉलो करके आप अपने आने वाले इस महीने जून 2025 को, या अगर आप ये वीडियो बीच में देख रहे हैं जून 2025 के, तो जितने भी दिन बचे हुए हैं उसको आप बड़ी सरलता के साथ नेगेटिव प्लैनेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।